ओके, सो द नेक्स्ट इज मटेरियलिटी एंड इन प्लानिंग। ठीक है, तो मटेरियलिटी इन प्लानिंग क्या है, वहां पे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इट्स लाइक अ प्रोफेशनल जजमेंट बेसिकली। ठीक है, तो अभी मटेरियलिटी इन प्लानिंग, प्लानिंग करते वक्त भी जो मटेरियलिटी है उसका बेसिस क्या है, ठीक है, उसका बेसिस क्या है, हम लोग ये अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ठीक है, मटेरियलिटी हो सकती है साइज के ऊपर भी, यानी कि वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है और क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, ये तो चीज आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो देन while planning an audit, the auditor decides the size of misstatements will be treated as material example। ठीक है, now this helps in determining the nature, timing and extent of risk assessment procedures। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स गाइस इंटरलेट करते जाओ। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या थे, इंक्वायरीज, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन, ये वाले थे। ठीक है, तो मटेरियलिटी को देखते हुए हम लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को बनाते हैं। ठीक है, देन आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या, IR इंटू CR। ठीक है, फिर डिसाइडिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। इनके अलावा अगर और कोई चीज है तो वो है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। आई होप दैट यू आर इंटरलेटिंग ईच द टॉपिक विच वी हैव डिड सो फार इन दिस क्लास। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, मटेरियलिटी इन प्लानिंग डिस्कस कर रहे हैं। इट्स अ बेसिस एंड प्रोफेशनल जजमेंट क्या है। ठीक है, बेसिस क्या है, सबसे पहले व्हेन प्लानिंग एंड ऑडिट द ऑडिटर डिसाइड्स द साइज ऑफ मिस स्टेटमेंट। ऑडिटर क्या डिसाइड करता है, साइज ऑफ मिस स्टेटमेंट। अब साइज ऑफ मिस स्टेटमेंट डिसाइड करने से क्या होता है, दिस हेल्प्स इन डिसाइडिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, डिसाइडिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर हम लोग मटेरियलिटी का साइज डिसाइड कर लेते हैं तो हमें इन चीजों में हेल्प होती है। Importantly, the materiality determined at the planning stage does not set a rigid cutoff. Certain misstatements may be deemed material even if they fall below the quantitative threshold due to their nature or circumstances। ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मटेरियलिटी प्लानिंग स्टेज पे भी होती है, परफॉर्मिंग स्टेज पे भी होती है, ये तो चीज हमने देख ली। और मटेरियलिटी सिर्फ साइज पे नहीं, क्वालिटेटिव मैटर पे भी ड्यू टू इट्स नेचर डिपेंड करती है, जैसे मैनेजमेंट फ्रॉड का अपन ने एग्जांपल देखा था। ठीक है, फिर Thus, the auditor uses a professional judgment to determine। अब auditor यहाँ पे professional judgment क्या use कर रहा है, a suitable benchmark, example percentage of profit और assets। ठीक है, मटेरियलिटी को डिसाइड करने के लिए, प्लान करने के लिए क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन प्रोफेशनल जजमेंट का क्या बेसिस होता है, नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, है ना। तो यहाँ पे उसी नॉलेज के बेसिस पर, एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो बेंचमार्क डिसाइड करता है, जैसे कि कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, टर्नओवर ऑफ एसेट क्या है, इसके बेसिस पर वो मटेरियलिटी को फाइंड आउट करता है, साइज ऑफ मटेरियलिटी। फिर द लेवल ऑफ बेंचमार्क टू डिफाइन मटेरियलिटी threshold, फिर the scope of audit and extent of testing required। ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट किन किन चीजों में यूज करता है, सबसे पहले तो अ सूटेबल बेंचमार्क। ठीक है, एक बेंचमार्क बनाने के लिए प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता है, क्योंकि प्रोफेशनल जजमेंट में क्या क्या चीजें थी, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। फिर और ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट कहाँ यूज करता है, पहला तो है बेंचमार्क, फिर द लेवल ऑफ बेंचमार्क टू डिसाइड materiality threshold। Guys, we are not reading प्रोफेशनल जजमेंट, वी आर ऑल्सो रीडिंग मटेरियलिटी। पॉइंट्स को कैसे याद करना है, सबसे पहले तो उसने प्रोफेशनल जजमेंट की बात की, फिर उस जो बेंचमार्क की जो बात हो रही है वहां पे उसको मटेरियलिटी से रिलेट करो। द लेवल ऑफ बेंचमार्क टू डिफाइन मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड, देन द लास्ट एंड द थर्ड पॉइंट, द स्कोप ऑफ ऑडिट एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग रिक्वायर्ड। इसमें भी प्रोफेशनल जजमेंट का यूज किया जाएगा। While judging materiality, the auditor views significance from different angles, its impact on the P&L, balance sheet and category totals, or compared with prior periods. If there is a statutory requirement, disclosure becomes material irrespective of amount। अगर कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के हिसाब से स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि ये चीज आपको डिस्क्लोज करनी है, तो भले ही वो नील भी रहने दो, जीरो रिपोर्ट रहने दो, लेकिन वहां पे नील करके आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे स्टैट्यूटरी का रूल है। ठीक है, फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट।
the auditor's determination of materiality is ultimately a matter of professional judgment guided by an understanding of who the users of financial statements are and what might they need. It is based on the auditor's perception and users assumptions about the users of financial statements. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, लेकिन प्रोफेशनल जजमेंट का बेसिस क्या होने वाला है, यूजर्स के रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, यूजर्स के रिक्वायरमेंट क्या है, यूजर्स को इंटेंडेड, यूजर्स का इंटेंडेड यूज क्या है, उसके ऊपर मटेरियलिटी को डिटरमाइन किया जाएगा. तो यहाँ पे कुछ अजम्पशंस दे दिए. ठीक है, यूजर्स हर टाइप के हो सकते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इजी बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, अजम्पशन अबाउट यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ठीक है, यूजर्स के लिए ही कुछ अजम्पशंस दे दिए, बिकॉज यूजर्स इज अ वेरी वेरी सब्जेक्टिव एंड ब्रॉड टॉपिक. ठीक है, तो हम हर यूजर का तो सिंगल यूजर का तो हम लोग ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो वहां पे कॉमन यूजर, ठीक है, उनके बारे में कॉमन अजम्पशन दे दिया व्हाइल डिटरमाइनिंग द मटेरियलिटी. ठीक है, कि users are having reasonable knowledge of business, accounting and economic activities and are willing to study the financial diligence. अब होता है ना कि हमें कोई भी चीज में अगर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, फॉर एग्जांपल वी आर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए. ठीक है, उसके टेक्निकल्स को स्टडी करने की कैपेबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए. अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड एंड ऑडिटेड विद इन मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड्स, रिकॉग्नाइज अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट इन मेजरमेंट ड्यू टू एस्टिमेट, जजमेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स. ये भी ऑलरेडी पहले से ही बोल दिया गया है कि अनसर्टेनिटीज एग्जिस्ट कर सकती है ड्यू टू एस्टिमेट्स, ड्यू टू जजमेंट्स एंड ड्यू टू फ्यूचर इवेंट्स. यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस. क्यों यूज होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टू मेक द रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजंस. तो ये कुछ अजम्पशंस है यूजर्स के बारे में. ठीक है, फिर उसके बाद में द नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज आवर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. ठीक है, अभी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अगेन डेफिनेशन कहां दिया हुआ है, 320 में गाइस, 320 में दिया हुआ है. इन रियल ऑडिट्स इट्स हार्ड टू डिटेक्ट एवरी इंडिविजुअल मिसस्टेटमेंट, ऑफन स्मॉल मिसस्टेटमेंट्स एड अप टू बिकम मटेरियल इन टोटल. टू हैंडल द रिस्क ऑडिटर्स यूज अ कांसेप्ट कॉल्ड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. होता है ना, छोटी छोटी बात जैसे बोली थी, मटेरियलिटी है मान लीजिए 1000 रुपए की, लेकिन 1000 रुपए की जो गलती है वो बार बार रिपीट हो रही है, वो 100 टाइम्स रिपीट हो गई, तो यहाँ पे 1 लाख का डिफरेंस आ गया है ना. तो उस कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बनाई हुई है. समझ में आ रहा है आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्यों है. मान लीजिए कोई मिसस्टेटमेंट है 1000 रुपए का, जो कि नेग्लिजिबल है, इट्स नॉट मटेरियल नाउ. ठीक है, बिकॉज द कंपनी का जो टर्नओवर है वो लैक्स में है ना. लेकिन ये जो 1000 रुपए का जो मिसस्टेटमेंट हो रहा है वो 1000 बार हो चुका है मान लीजिए, या फिर वो 100 बार हो चुका है, तो वहां पे टोटल मिसस्टेटमेंट कितना आएगा, 1 लाख तक का चला जाएगा, 10 लाख तक का चला जाएगा, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है ना, वो रिपीट हो रहा है, स्मॉल मिसस्टेटमेंट रिपीट हो रहे हैं. तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बनाई गई है. ठीक है, डेफिनेशन, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज द अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन एन ओवरऑल मटेरियलिटी टू रिड्यूस द रिस्क दैट द एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एक्सीड्स द मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एट अ होल. तो बेसिकली परफॉर्मेंस मटेरियलिटी जो है वो एक अमाउंट ऑडिटर जो है वो सेट कर देता है एट एन ओवरऑल मटेरियलिटी. क्यों सेट करता है, टू रिड्यूस द रिस्क that the aggregate of, understand this point, the aggregate of undetected and uncorrected misstatements exceeds the materiality for the financial statements as a whole. तो अगर वो aggregate में भी अगर होगा undetected and uncorrected misstatements, ठीक है, तो it should not exceed. ठीक है, वहां तक अपना रिस्क को रिड्यूस करना है. इफ नीडेड सेपरेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में ऑल्सो बी सेट फॉर स्पेसिफिक आइटम्स लाइक की अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर. ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे क्या है, जैसे कि इफ ओवरऑल मटेरियलिटी इज इक्वल्स टू 10 लाख, ऑडिटर में सेट परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एज एट 7 लाख. ठीक है, जो एक मटेरियलिटी का डिसीजन आया है कि मान लीजिए 10 लाख की मटेरियलिटी है, तो उससे नीचे सेट कर दो ताकि एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट,
ठीक है, वहां तक अपना रिस्क को रिड्यूस कर सके। ठीक है, तो पर्पस क्या है यहाँ पे, रिड्यूस रिस्क दैट टोटल मिसस्टेटमेंट फाउंड प्लस मिस्ड क्रॉस द ओवरऑल लिमिट एंड एप्लीकेशन में अप्लाई टू ओवरऑल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक आइटम्स। अगेन परवेसिव लेवल पे भी और असर्टिव लेवल पे भी। फिर determining materiality and performance materiality when planning and audit। ठीक है, while planning and audit determine materiality and performance materiality। when planning the audit the auditor must determine materiality for the financial statement as a whole again। ठीक है, वही चीज है यहाँ पे फिर से मेंशन हो रही है कि determining, like while planning the audit the auditor must determine materiality for the financial statement as a whole। if there are specific transactions, balances or disclosure even where smaller misstatements could influence user decision the auditor sets separate materiality levels for them। of course intended मतलब पर्पस क्या है कि यूजर्स का अगर डिसीजन इंपैक्ट हो रहा है तो उस चीज को मटेरियल कंसीडर किया जाएगा। ये स्टार्टिंग में जब मटेरियलिटी का अपन डेफिनेशन पढ़ रहे थे तभी हमारा क्लियर हो गया था। सेम पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे रिपीट किए हैं। ठीक है, दिस एंश्योर्स ऑल सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स दैट माइट इंपैक्ट यूजर्स आर properly considered and overall materiality set for financial statement as a whole guides audit scope। then specific materiality, what is it, set for particular transaction balances disclosure if needed। ठीक है, ओवरऑल मटेरियलिटी के अलावा भी अगर कोई स्पेसिफिक मटेरियलिटी अपने को सेट करनी है तो वो भी हम लोग सेट कर सकते हैं। फिर अगेन व्हाट इज इट, यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी। तो यूज ऑफ बेंचमार्क अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, याद है, उससे रिलेट करो ये चीज। अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था बेंचमार्क के ऊपर स्टार्टिंग में, दिस इज द पॉइंट, हियर इट इज अ सूटेबल बेंचमार्क वाला जो पॉइंट पढ़ा था ना अपन ने यहाँ पे। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एकदम मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग एकदम स्टार्ट में हम लोग पढ़ रहे थे। while planning and audit materiality in planning basis and professional judgment में हमें बेंचमार्क का पॉइंट आया हुआ था। ठीक है, ऑडिटर यूजेस प्रोफेशनल जजमेंट टू डिटरमाइन अ सूटेबल benchmark, the level of benchmark to define materiality threshold and the scope of audit and extent of testing required। तो वहां पे अगेन इस दोनों चीजों को आप इंटररिलेट करना, यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, उस पॉइंट को यहाँ पे एक्सटेंड किया हुआ है। तभी भी वो चीज प्रोफेशनल जजमेंट के बारे में थी, यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन की हुई है। डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, जनरली ऑडिटर्स अप्लाई अ परसेंटेज ऑफ अ बेंचमार्क figure to calculate materiality। the benchmark chosen depends on the nature and circumstances of the entity। अगेन गाइज मैं रिपीट कर रही हूँ कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, एंड आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हो या फिर मेंशन कर सकते हो ताकि आपका जो वास्ट जो पोर्शन है ना वो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाए। ठीक है, इस तरीके से अगर रिलेट करते हुए अगर आप रिवाइज करोगे और पढ़ोगे ना तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा सॉलिड बिल्डअप होने वाला है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड बेंचमार्क्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट, लाइक टोटल एक्सपेंस, these are the some of the commonly used benchmark। फिर chosen benchmark, अगर एक बार benchmark चूज कर लिया then what, the auditor selects relevant financial data linked to the chosen benchmark like profit, revenue। if there are abnormal fluctuations in data, example exceptionally high or low profit this year, the auditor may normalize it by looking at average past results। suppose for example अपन ने profit before tax, इस साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 10 लाख और लास्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 9 लाख। ठीक है, तो वहां पे वो जो है एक परसेंटेज अपन देखते आ रहे हैं, उससे लास्ट ईयर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मान लीजिए 7.5 लाख, तो हर बार कुछ परसेंटेज ऑफ इंक्रीज होता जा रहा है वहां पे। तो वहां पे ऑडिटर ऑलरेडी रिलेवेंट फाइनेंशियल डेटा जो पास्ट हिस्टोरिकल डेटा है उसके ऊपर उसने डिसीजन ले लिया, बेंचमार्क डिसाइड कर लिया कि हाँ हर साल इस कंपनी में प्रॉफिट 10% से बढ़ रहा है या फिर 5% से बढ़ रहा है फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अचानक से अगर 15% का अगर फ्लक्चुएशन दिख जाए, 50% का अगर फ्लक्चुएशन दिख रहा है, एकदम से दूसरे साल प्रॉफिट डबल या फिर दूसरे साल जो है वो एकदम से लॉस मेकिंग कंपनी हो गई, तो वहां पे
वो abnormalities को भी वो डिटेक्ट करेगा. ओके, एग्जाम्पल, इफ दिस ईयर्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्रॉप टू एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस, द ऑडिटर मे कैलकुलेट मटेरियलिटी यूजिंग एन एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओवर द लास्ट 3 years इंस्टेड. ठीक है, यहाँ पे वो कैसे कैलकुलेट करेगा, बेंचमार्क को एवरेज डाल के कैलकुलेट करेगा. नॉर्मली ये प्रैक्टिकल लाइफ में इतना एप्लीकेशन नहीं होता है व्हाइल परफॉर्मिंग द ऑडिट, लेकिन फिर भी अपने को दिया हुआ है कि ऐसे कैलकुलेट करना है आपको बेंचमार्क को, है ना. लेकिन नॉर्मली बेंचमार्क को हम लोग डिसाइड करते हैं अपने अपने प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस के ऊपर. ठीक है, फिर डिटरमाइनिंग द परसेंटेज टू अप्लाई. The percentage applied to the benchmark is decided using professional judgment. Of course, materiality की जहां पे बात आएगी, वहां पे अगर materiality के ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एक चीज जरूर याद रखना, आपको प्रोफेशनल जजमेंट नाम का वर्ड आपको उस आंसर में डालना है. Wherever the materiality is, it will include professional judgment. The percentage usually varies with the benchmark chosen. Typical approach, again, प्रॉफिट बिफोर टैक्स -5%. यहाँ पे कुछ मैंने एक एग्जाम्पल को दिया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो अगेन आप उसको गो थ्रू कर सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू अगेन वेस्ट टाइम ऑन दिस. ओके, देन आफ्टर दैट मटेरियलिटी लेवल्स फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स. होता है ना कि अपन ने एजर्शन लेवल पे भी बात करी है. ठीक है, sometimes materiality level lowers than the overall financial statements. Materiality are set for specific items because even small misstatement in these could influence user decisions. हाँ भाई, हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया है, हमारे पढ़ के हो गया है. ठीक है, then factors indicating this need. What need? Particular क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर्स के ऊपर जो मटेरियलिटी सेट करने हैं उसका नीड. ठीक है, लॉज, रेगुलेशंस और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट. ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कोई, डिस्क्लोजर ऑफ मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन है. इवन स्मॉल मिसस्टेटमेंट हियर कैन मिसलीड यूजर्स, क्योंकि उसका नेचर बदल गया ना यहाँ पे, है ना. यहाँ पे उसका साइज मैटर नहीं कर रहा है, उसका यहाँ पे नेचर भी मैटर कर रहा है. की डिस्क्लोजर रिलेवेंट टू इंडस्ट्री, जैसे कि R&D कॉस्ट इन फार्मा कंपनी, NPA डिस्क्लोजर्स इन अ बैंक, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. स्पेशल फोकस एरियाज इन बिजनेस, फॉर एग्जांपल अ न्यू बिजनेस सेगमेंट शोन सेपरेटली, इवन स्मॉल एरर में इन्फ्लुएंस डिसीजंस. ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए क्या दिया हुआ है कि मटेरियलिटी लेवल को सेपरेट पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस और डिस्क्लोजर पे भी हमको कभी कभी मटेरियलिटी बनानी पड़ती है, डिसाइड करना पड़ता है. क्यों? क्योंकि कभी कभी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी अगर न्यू बिजनेस सेगमेंट अगर खुल गया तो वो इंपॉर्टेंट होता है, R&D कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इसीलिए. ओके, कहाँ गया? ओके, नाउ क्या मटेरियलिटी सेम रहेगा? इट विल बी रिजिड और इट विल बी फ्लेक्सिबल. ओके, तो रिवीजन ऑफ मटेरियलिटी एज ऑडिट प्रोग्रेसेस. During the audit, materiality levels overall specific may need a revision. Okay, it may need revision due to changes in circumstances, new information obtained during the audit, better understanding of the entity as audit work proceeds. वेरी फेयर इनफ. ठीक है, अगर एक बार एक मटेरियलिटी डिस्कस हो गया, एक स्पेसिफिक अपन ने बेंचमार्क चूज कर लिया, तो क्या उसको चेंज नहीं कर सकते? क्या? ऑफ कोर्स जस्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर माइट बी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, देयर माइट बी न्यू इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड और देयर माइट बी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी. तो ऑडिटर इस वक्त क्या करता है? इफ एक्चुअल रिजल्ट डिफर सब्सटैंशियली फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड व्हेन सेटिंग इनिशियल मटेरियलिटी, लाइक प्रॉफिट्स मच लोअर, ऑडिटर रिवाइजेस मटेरियलिटी डाउनवर्ड. है ना, अभी मटेरियलिटी की वजह से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, अगर वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट से डिफर करता है तो वहां पे हम लोग मटेरियलिटी को रिवाइज कर सकते हैं. द ऑडिटर असेसेस वेदर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी. परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अगेन क्या है मीनिंग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का? कि छोटे छोटे मिसस्टेटमेंट्स एक होके बड़े बन जाते हैं, तो उस चीज को फिगर आउट करने के लिए हम लोग परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अप्लाई कर सकते हैं. है ना, यहाँ पे भी टॉपिक का नाम जो है वो रिपीट हो रहा है. द ऑडिटर असेसेस वेदर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी also needs to be revised, whether changes in nature, timing and extent of audit procedures are needed. ओके, रिवीजन हो सकता है, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं. ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. फिर एग्जाम्पल, इनिशियली सेट मटेरियलिटी एट 10 लाख बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड 2 crore प्रॉफिट, लेटर द एक्चुअल प्रॉफिट इज ओनली 50 लाख.
ठीक है। ऑडिटर लोअर्स मटेरियलिटी टू 2.5 लाख टू मेंटेन द सेम रिगर एंड प्लान्स एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स। ओके, दैट लास्ट वाले हम लोग पॉइंट पे आ गए हैं। ऑडिटर मस्ट डॉक्यूमेंट व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मटेरियलिटी की यहाँ पे बात हो रही है, तो ऑडिटर मस्ट डॉक्यूमेंट materiality for the financial statements as a whole, specific materiality levels, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एनी रिविजन्स ड्यूरिंग द ऑडिट। क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा? अब तक अपन ने जो भी पॉइंट्स पढ़े सबके सब डॉक्यूमेंट होंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि मटेरियलिटी एज अ ओवरऑल फाइनेंशियल लेवल पढ़ा था, मटेरियल एट स्पेसिफिक लेवल भी हमने पढ़ा, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ा कि एनी रिविजन होगा तो क्या होगा, वहां पे मटेरियलिटी चेंज होगी क्या, तो होगी। तो ये सभी चीजें यहाँ पे डॉक्यूमेंट होगी। यू कैन अगेन चेक आउट द गिवन एग्जाम्पल्स ओवर हियर, वीडियो को पॉज करो और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो। फिर अब अभी तक अपन ने जो पढ़ रहे थे ना, पहले हम लोग ऑडिट रिस्क और मटेरियलिटी चैप्टर की शुरुआत ही अपन ने की थी ऑडिट रिस्क के ऊपर। ऑडिट रिस्क क्या होता है कि ऑडिटर एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दे, ठीक है, रिस्क रहते हुए भी, ठीक है। तो वो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क को यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आर टू फंडामेंटल पिलर्स that guides the auditor's entire work. The auditor applies the concept of materiality to plan and perform the audit, evaluate the impact of identified or uncorrected misstatements, form an audit opinion on the financial statement. Of course, ये अपन ने ऑलरेडी एक बार पढ़ा है। क्यों ऑडिटर अप्लाई करता है मटेरियलिटी के कंसेप्ट को? टू प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट, to evaluate the impact of evaluate the impact of identified or uncorrected misstatement, to form an audit opinion, and the auditor aims to reduce audit risk at acceptably low level by gathering sufficient and appropriate audit risk. तो यहाँ पे materiality and audit risk works together. How does it works together? Identifying and assessing risk, designing audit procedures or evaluating misstatements and forming opinion. ठीक है, तो audit risk और materiality goes hand in hand, they work together, क्योंकि आइडेंटिफाई, जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और एसेस करते हैं रिस्क को, तभी भी ये दोनों साथ में रहते हैं। देन डिजाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर्स रहते हैं, तभी भी ये दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। फिर जब हम लोग मिसस्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करते हैं और ओपिनियन को फॉर्म करते हैं, तभी भी ये दोनों साथ में रहता है। ओके, सो गाइज दिस वाज द होल चैप्टर 3 टिल नाउ, एंड इट हैज इंक्लूडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि ऑडिट रिस्क कवर कर लिया, आरएमएम कवर कर लिया, डिटेक्शन रिस्क कवर कर लिया, फिर एसए 315 का बेसिक अपन ने कवर कर लिया, फिर उसके बाद में मटेरियलिटी वाला पार्ट अपन ने कवर कर लिया, पूरा का पूरा एसए कवर कर लिया अपन ने। तो एक सिंगल वीडियो में आपका बहुत कुछ रिवाइज हो चुका है, जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने हैं, ताकि आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा क्लियर कट हो जाए। तो फेयर ना, मतलब 8 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है, एंड हार्डली आप उसको 2 से 3 घंटे में उस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हो, एंड हार्डली आप उसको सिर्फ 3 से 4 घंटा उसके ऊपर सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स आप करने वाले हो, एंड योर चैप्टर 3 विल बी डन, योर 8 मार्क विल बी डन, है ना। सो इससे ज्यादा सुपर क्या हो सकता है। ओके, सो हम लोग इसके आगे का, इस टॉपिक के आगे का पार्ट हम लोग कवर करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर का टॉपिक होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये समरी नोट्स चाहिए तो आप जाके आपको मेरे ऐप में से आप ये एक्सेस कर सकते हो। ओके, डोंट मिस आउट दिस। ओके, so yes, that's it for this lecture. Thank you so much, my dear students.